Good morning, dear student, and you are the most welcome on this online platform. I am Rajan Maurya, and I will teach you today physics. Okay? पिछले लेक्चर में मैंने आपको पैरालॉक्स मेथड बताया था। पैरालॉक्स मेथड किस तरह से हमें यूज करना है, पैरालॉक्स मेथड का कहाँ कहाँ पे यूज किया था। तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी हमें कोई लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी हो, डिटेक्ट करनी हो, तो हम वहाँ पे कौन सा मेथड लगाते थे, पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड में मैंने आपको लास्ट में एक फार्मूला डिराइव करके बताया था। वो फार्मूला कुछ इस प्रकार का था, मैं थोड़ा सा आपको बस याद दिलाता हूँ। इस प्रकार का था। इसमें कैपिटल डी क्या था, लार्ज डिस्टेंस, जो हमें डिटेक्ट करना रहता था, जो मेजर करना रहता था। स्मॉल डी क्या था, ये था बेस डिस्टेंस। बेस डिस्टेंस का मतलब दो अलग अलग पोजीशन से जो हम ऑब्जर्वेशन करते थे, जो हम देखते थे, उसी को हम लोग बेस डिस्टेंस बोलते थे, दोनों पोजीशन। जैसे आसमान में कोई स्टार है स्काई में, और हम उसको पहली आंख से इस तरह देख रहे हैं, फिर उसके बाद इस आंख को बंद करके इस आंख से देख रहे हैं। कहने का मतलब वो स्टार को जो हमने देखा अपना दो अलग अलग आंखों से देखा, यानी दो अलग अलग पॉइंट हो गया, तो हमारे दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो बेस डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा जो ये एंगल था, इसमें इस एंगल का हमने नाम दिया था पैरालॉक्स एंगल। क्या नाम दिया था, पैरालॉक्स एंगल। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। जिनका लेक्चर छूटा हो जाके पहले देख ले, क्योंकि मैं आज न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ। और अगर आपका पैरालॉक्स मेथड क्लियर नहीं होगा तो आज न्यूमेरिकल समझने में, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग सबसे बढ़िया पहले एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ लगभग एनसीईआरटी बेस से ही चल रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा कुछ आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा भी देता रहता हूँ। ऐसा नहीं जितना एनसीईआरटी में लिखा है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें का क्लियर होती चली जाए। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया था। एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ था क्वेश्चन में 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक ना। तो यहाँ से हमसे 3 क्वेश्चन किया गया था। वो 3 क्वेश्चन क्या था कि पहले क्वेश्चन में हमें 1 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, दूसरे क्वेश्चन में 1 मिनट की वैल्यू बतानी थी, और तीसरे क्वेश्चन में 1 सेकंड की वैल्यू बतानी थी। इन तीनों की वैल्यू हमें डिटेक्ट करनी थी, यानी कैलकुलेट करनी थी। तो हमने इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, और कैलकुलेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया था वो 1 डिग्री बराबर आया था 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। फिर जब हमने सेकंड में गया था, मिनट में जब मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई थी 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, है ना। और उसके बाद जो लास्ट में हमने 1 सेकंड की वैल्यू निकाला था वो आया था 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। उसके बाद 1-2 दिन शायद क्लास नहीं चल पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इतनी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। उसके बाद अच्छा, ये मैंने बता दिया था कि ये आपको याद रखना है, मैंने इसीलिए बताया था, इसीलिए कैलकुलेट कराया था। क्योंकि आगे जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा ना, तो चाहे 1 सेकंड की, चाहे 1 मिनट की, चाहे 1 डिग्री की वैल्यू का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर 1 मिनट की वैल्यू कितनी बताए हैं, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी बताए हैं, या 1 डिग्री की वैल्यू कितनी बताए हैं। कैसे हम लोगों ने निकाला था आपने ये भी जाना, ये भी सीख लिया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो आइए मैं आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, अपनी उठा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, अपनी बुक उठा लीजिए एनसीईआरटी की, और उसमें क्वेश्चन देखिए 19 पेज पे जाइए, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे जो है क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम्पल 2.2 नीचे लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, नीचे लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.2, ये मैं एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कह रहा है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him। कोई व्यक्ति है वो अपने नियर बाई टावर को क्या कर रहा है, विश कर रहा है, एस्टिमेट करने के लिए, मतलब उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मैं इस डिस्टेंस को क्या करूं, मीजर करूं, डिटेक्ट करूं। उसके बाद कह रहा है कि ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए, वह किसी पॉइंट ए पर खड़ा हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। टावर का नाम मैंने सी दिया है, यानी सी कोई टावर है, उस टावर के बिल्कुल सामने कोई ए पॉइंट पे वह मैन क्या हो जाता है, स्टैंड कर जाता है। कह रहा है एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन, और डिस्टेंट मतलब बहुत अधिक दूरी पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी वो टावर के सामने ए पॉइंट पे खड़ा हो गया और उसके बाद टावर के सीध में ही एक कोई बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट स्पॉट कर रहा है, यानी देख रहा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम ओ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट इन लाइन ए सी, यानी वो ए पे खड़ा है और सी को देख रहा है, ए सी, और उसी के बाद फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ देख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। अब ए सी के परपेंडिकुलर बी पॉइंट तक वो क्या कर जाता है, वॉक कर जाता है, यानी वो हट जाता है, टहल जाता है, यानी टहलने का मतलब वहाँ से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। फिर वहाँ से क्या करेगा, एंड लुक्स ओ एंड सी अगेन, वहाँ से फिर क्या करता है, ओ को ऑब्जर्व करता है और फिर सी को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, चूंकि ओ बहुत दूर है, Therefore the direction BO is practically as same as AO, इसलिए जो डिस्टेंस BO होगी वो AO के बराबर होगी। फिर आगे लिख रहा है बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C shifted from the original line of sight by an angle theta equal to 40 degree known as parallax angle. Estimate the distance of the tower from his original position A। समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये कोई मैन है, ये मैन कहीं पे एक टावर है, इस टावर को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस टावर को डिटेक्ट करने के बाद इसी के सीध में काफी दूर डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, डिस्टेंट मान लीजिए कोई इधर ऑब्जेक्ट है, ओ है, ठीक है। मैंने अभी बी इधर क्यों लिखा, अभी मैं उसका रीजन बताता हूँ। जब मैंने बताया था ना कि पैरालॉक्स वाली थ्योरी, तो पैरालॉक्स वाली थ्योरी कुछ इस प्रकार की थी। यहाँ पे ए और बी पॉइंट था, इधर बीच में कोई ऑब्जेक्ट थी, इस पे भी मत जाइए, ठीक है। यहाँ पर पहले पैरालॉक्स मेथड याद करिए थोड़ा सा। मैंने बताया था यहाँ से ऐसे मिला दिया मैंने, यहाँ से ऐसे मिला दिया मैंने कहा था ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत डिस्टेंट है, बहुत अधिक दूरी पे है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉन कर दिया था ना। तो फिर मैंने बताया था कि ये जो तीनों डिस्टेंस है ये बराबर होंगी। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है, सर ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, कैसे तीनों डिस्टेंस बराबर कर दे रहे हैं, ये। तो ये ट्रायंगल का शेप हम यहाँ जब छोटा बना रहे हैं तब बन रहा है। मैंने आपको क्लास 10th की फिजिक्स में जब पढ़ा रहा था, लाइट पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था ना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब वो एकदम सीधी आएंगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो बराबर होंगी। तो अगर बॉडी बहुत दूरी पे है, बहुत डिस्टेंट पे है, तो इस तरह का डायग्राम नहीं बनेगा। लेकिन चूंकि हमको कॉन्सेप्ट समझना है तो हम डायग्राम बना करके उसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब अगर ए बी से ओ बहुत अधिक दूरी पे रहेगा तो ये सब की सब डिस्टेंस होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी ए ओ बराबर ए एफ, यहाँ ई बना देता हूँ मैं, ठीक है। यानी ए ओ बराबर ए ई बराबर बी ओ, यानी तीनों लाइन ये जो बनी हुई है ये सब के सब बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ये कॉन्सेप्ट हमने पैरालॉक्स मेथड में यूज किया था, इसी मेथड को हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कोई मैन है, वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। कोई मैन ए है, वो यहाँ स्टैंडिंग है और ये किसी टावर सी को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। यही डिस्टेंस उसे ऑब्जर्व करना है, एस्टिमेट करना है।
उसके बाद कह रहा है यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, यहाँ से देख रहा है। हालांकि ये जब देखेगा दूर से तो ये ऑब्जेक्ट इसको बिल्कुल सीध दिखाई देगी। मान लीजिए मैं लाइए अभी इधर ही लिख देता हूँ, चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर उसके बाद वो परपेंडिकुलर टू AC, ये AC हो गया, इसके परपेंडिकुलर 100 मीटर मूव कर जा रहा है। ये इधर मैं मूव कर देता हूँ, चलिए अब ये 100 मीटर मूव करके B पे आ गया, ठीक है। 100 मीटर मूव किया है ना, यानी जो AB बराबर यहाँ पे हमको मिल गया वो मिल गया 100 मीटर। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, यानी ये जो है हमारा 100 मीटर है, और कह रहा है कि यहाँ से वो फिर ऑब्जेक्ट को देखता है। जब वो ऑब्जेक्ट को देखेगा तो फिर ऐसी लाइन बनेगी। मैंने बताया था कि काफ़ी अधिक डिस्टेंस से आने वाली जो रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी। बहुत दूर है, डिस्टेंट का मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यानी अब आप कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगी तो ये वाला भी उसे उसी डिस्टेंस से देखेगा, ये वाला भी देखेगा। कैसे, जैसा कि पैरालॉक्स मेथड में मैंने बताया था वैसे। क्योंकि मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने लगेगा। और मैं वहाँ पे देखिए ये वाला बनाता हूँ, अब देखिए, ठीक है। हमारा डायग्राम ये बन गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये O डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है। उसको A ने ऑब्जर्व किया और B ने भी ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस होगी इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, मैंने पैरालॉक्स मेथड में बता दिया कि काफ़ी दूरी पे हैं, इस वजह से दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है ना कि जब ये B पे आता है तो ये ऑब्जेक्ट को देखता है, साथ ही साथ इसको भी देखता है, साथ ही साथ टावर C को भी देखता है। और जब टावर C को देखता है तो यहाँ पे वो एक एंगल शिफ्ट पाता है, और वो एंगल शिफ्ट थीटा है। उस थीटा की वैल्यू दिया है 40 डिग्री। वही सेम चीज़ ये भी हो जाएगा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो सेम हो जाएंगे ना। तो देखिए ध्यान से, अब ये लाइन जो मैंने खींचा है, ये लाइन आपके NCERT बुक में ऐसे सीधे मिली हुई, ऐसे सीधे है। तो आप समझिए उसको क्यों ऐसे बनाया है। उसको ऐसे बनाने का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं होगी, लेकिन उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एज ए आप एज्यूम करेंगे तो इनफाइनाइट है, बहुत दूरी है ना। तो इतनी दूरी से जब कोई रेस चल के आती है ना तो वो हमको पैरेलल आती है, पैरेलल दिखती है। वो इसी वजह से NCERT बुक में ऐसे डॉटेड करके खींच दिया है, लेकिन वो आपको समझिए कि वो एक्चुअली में इस तरह का होना चाहिए। तो मैंने ये एक्चुअल डायग्राम आपको बना दिया है। बाकी NCERT में जैसे दिया आप उसको भी जान सकते हैं क्यों ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता चल गया, बेस डिस्टेंस पता चल गई, AB की वैल्यू, ठीक है। एंगल हमें पता चल गया है, और हमारे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इस AC की वैल्यू बता दीजिए, AC की वैल्यू बता दीजिए कितना है, ठीक है। अगर हमसे इस लार्ज डिस्टेंस की वैल्यू पूछा होता तो हम कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d बाई में थीटा लगाते, लेकिन हमसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है ना AC कितना होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, वो AC पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, पहले बताइए, कमेंट बॉक्स में नीचे जाके ऑप्शन दीजिए, विकल्प दीजिए, टाइप करिए वहाँ पे समझ में आया। मैंने बताया कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैन A है, वो यहाँ स्टैंड है और यहाँ से कोई एक टावर C को ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद उसी सीध में कोई दूर पे स्थित कोई ऑब्जेक्ट O है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। फिर वह क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के बाद परपेंडिकुलर टू AB शिफ्ट कर जाता है 100 मीटर। जब 100 मीटर शिफ्ट कर जाता है तो फिर B से वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को C करता है, और फिर पॉइंट C यानी टावर को C करता है। C करने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे 40 डिग्री का शिफ्ट आ जा रहा है। 40 डिग्री का शिफ्ट आने के बाद जो है मैंने डायग्राम बना दिया, इसका दिखा दिया आपको। NCERT बुक में भी मैंने बता दिया कि ये लाइन जो है पैरेलल खींची गई है। क्यों खींची गई हैं, क्योंकि बहुत दूर यानी लगभग इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं,
तो आपके किताब में इसीलिए डायग्राम उस तरह बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम इस तरह का होगा जैसा मैंने पैरालॉक्स मेथड में बताया है। ठीक है, अब पैरालॉक्स मेथड में मैंने बताया ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सब के सब क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। हालांकि इस लाइन का हमें कोई यूज़ नहीं करना होगा, यहाँ पे हमें बस इस ट्रायंगल का ही यूज़ कर लेना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आपके आ गया होगा। तो अगर हमें AC की वैल्यू निकालना है तो हम कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल। सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, पहले आप लिखिए गिवन दैट AB इक्वल टू 100 मीटर, ओके, एंड देन थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल में चल रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू आप लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है। यानी ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। और परपेंडिकुलर होता कौन है, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जो आर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यानी ये थीटा 40 डिग्री की बात हो रही है तो इसके सामने कौन है, AB है। तो यानी tan थीटा इक्वल टू हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे AB, ये हो गया AB, और डिवाइडेड बाई में बेस कौन हो जाएगा, तो बेस हमारा AC हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोथेनस है ना, तो ये देखिए हो जाएगा AC। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालना है, AC की, तो हम कह देंगे AC बराबर AB इंटू नो डिवाइडेड बाई में tan थीटा, या ऐसे लाइए मैं लिखता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, AC बराबर AB बाई में tan थीटा। अब बताइए AB की वैल्यू कितना दिया है, AB की जो वैल्यू दे रखा है वो 100 दिया हुआ है, और tan 40 का मान कितना हो जाएगा, देखिए tan थीटा है तो tan 40 डिग्री। चलिए लाइए मैं लिख देता हूँ अभी एक बार, tan 40 डिग्री। तो tan 40 डिग्री का जो मान होता है, यहाँ से निकलेगा AC बराबर 100 डिवाइडेड बाई में 0.83, और उसके अलावा जो है 91, 4 डिजिट तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 119 मीटर इतनी वैल्यू आ जाएगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो किताब में केवल घुमा फिरा के लिखा है। वो टावर की डिस्टेंस पूछना चाह रहा था तो डायरेक्ट भी पूछ सकता था, उसको क्या वजह थी इतना ऑब्जेक्ट का लोचा लाने का, लेकिन वो थोड़ा सा आपको घुमाना चाहा है, और वो बस क्लियर करना चाहा है कि यहाँ पे ये जो बनेंगे दोनों, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बराबर होगा। ये 40 शिफ्ट आ रहा है, यहाँ से जो थीटा आया वो 40 शिफ्ट आया है। तो आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते होंगे यहाँ पे जो थीटा है और ये थीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यानी इसकी वैल्यू 40 डिग्री मिल गई और इसकी वैल्यू भी क्या है, 40 डिग्री है। तो यहाँ से हमको एंगल पता चल गया, और जब एंगल पता चल गया और एक हमको साइड पता है तो हम AC की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लिए हैं। इसको देख लीजिए और देख करके आप लोग इसको आसानी से उतार लीजिए, देख लीजिए। कोई दिक्कत समस्या कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए मैं समझता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। हाँ, आगे है नेक्स्ट एग्जांपल मैं सॉल्व कराऊंगा। ये पेज नंबर 19 पे ही सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, NCERT। चलिए देखिए, अब एग्जाम्पल 2.3 रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारा जो होगा वो 2.3 होगा। एग्जाम्पल 2.3, देखिए एग्जाम्पल 2.3 में पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप लोग फिर देखिएगा, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।
फिर क्वेश्चन लिखा है कि द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। कोई डायमेट्रिकली यानी कोई किसी सर्कल का, किसी स्फेयर का डायमीटर है, उस डायमीटर के दोनों एंड ए और बी से जो है मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वो दोनों जो एंड है उसका नाम ए एंड बी दे दिया गया है, और वो जो डायमीटर है वो किसका है, अर्थ का है। यानी द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। क्लियर हुआ? द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाई टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 degree 54 minutes. Given the diameter of Earth to about 1.276 into 10 to the power 7 meter. तो कह रहा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दम नहीं है। कह रहा है ना कि कहीं मून है इधर। अब मून कहने का मतलब सीधी सीधी भाषा में वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी डिस्टेंट है। डिस्टेंट का मतलब काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जब इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो अर्थ जो होगी उसकी डायमीटर के दोनों एंड से, यानी मैं आपके सामने यहाँ पे अर्थ बना देता हूँ। हालांकि ये मेरा डायग्राम सही नहीं बना है, थोड़ा सा अर्थ आप लोग अच्छा बनाइएगा, बिल्कुल स्फेयर टाइप में, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का ये सेंटर होगा कहीं इधर, ठीक है। इस सेंटर से मैं क्या कर रहा हूं, इसका डायमीटर गुजर, डायमीटर कहाँ होगा, सेंटर से होने वाली लाइन। चलिए ये आपका डायमीटर हो गया। अब इस डायमीटर का जो है ये मैं सेंटर सी लिख देता हूँ, ठीक है, या सेंटर ओ ले लेता हूँ, ठीक है। सेंटर मैंने ओ ले लिया। अब देखिए कह रहा है ना कि जो मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट ए एंड बी, यानी एक बार हम यहाँ से पहले देखेंगे, यानी इसका नाम हम ए दे देंगे, और फिर उसके बाद डायमीटर के इस एंड पे आएंगे इस बी, यानी एक बार यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम डायमीटर से मून को। देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल कि कहना क्या चाह रहा है और आपको जानना क्या है, निकालना क्या है। देखिए ये कुछ हमारा ऐसा डायग्राम है। ए और बी जो है ये डायमीटर के दो अपोजिट एंड हैं अर्थ के। इसी डायमीटर के दोनों एंड से मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक बार ए पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, दूसरी बार बी पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया। जब यहाँ से ऑब्जर्व किया गया यहाँ से, तो उसमें क्या देखा गया कि जो एंगल मिल रहा है हमको, यानी यहाँ पे जो पैरेलक्स एंगल बन रहा है थीटा, उस थीटा की जो वैल्यू दिया हुआ है वो थीटा बराबर दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। इतनी जो है हमें वैल्यू दी गई है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हमसे क्या रहा है क्वेश्चन में, इतनी बातें कहने के बाद कह रहा है कि गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। कह रहा है कि ये जो डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का, इस डायमीटर की जो वैल्यू है वो है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। अब ध्यान दीजिए, जब मैं आपको पैरेलक्स वाली थ्योरी पढ़ाया था उसमें कुछ इस तरह का डायग्राम आया था ना, इस तरह का। देखिए तो मैंने वहां पे आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो नीचे की डिस्टेंस है इसको हम लोग बेस डिस्टेंस बोलते थे।
ये जो एंगल होता था ये पैरेलक्स एंगल था, और ये वाली जो डिस्टेंस थी यही लार्ज डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड थी, यानी इसी को हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो इसको हमने कैपिटल डी माना था, इसको स्मॉल डी माना था, ये थीटा था। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बना था कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी बाई में थीटा, यानी बेस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई में पैरेलक्स एंगल। ये हमारा फार्मूला पहले का मिल चुका है, इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो हमने डायग्राम बनाया देखिए बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। कहने का मतलब ये मून काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे है, बहुत अधिक दूरी पे है, तो इससे यह एक चीज़ कंफर्म होता है कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होंगी ये सब दोनों आपस में इक्वल होंगी। यानी अगर मैं मून को कैपिटल एम से दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ए एम इक्वल टू बी एम होगा, ए एम इक्वल टू बी एम होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलक्स वाली थ्योरी में हमने पढ़ लिया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होगी, बहुत अधिक दूर होगी, तो वहाँ से जो दोनों ऑब्जर्वेशन में जो ये लाइनें होंगी वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यानी हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से जो है हमें मून की डिस्टेंस बता दीजिए। कहने का मतलब वही जो लार्ज डिस्टेंस कैपिटल डी होता है उसी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन में बोलेंगे कि गिवन दैट, पहले तो हम बोलेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया भैया उसको नोट कर लीजिए। गिवन दैट में देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट। तो इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा हमको निकालना रहता तो उसकी वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती, लेकिन जितना भी यहाँ पे आपने देखा होगा ना, एक चीज़ समझिए थोड़ा सा, d इक्वल टू क्या लिखा था, स्मॉल d बाई में थीटा, तो यहाँ पे tan, cos, sin, cosec से कुछ भी नहीं है, केवल थीटा है। तो इसकी वैल्यू हम डिग्री में या मिनट में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी, वो मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए। अब मैं देखिए उसी वैल्यू का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं उस दिन पिछला लेक्चर दे रहा था तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होता है। ये चीज़ आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था, नहीं पता थी तो आज फिर जान जाइए। ठीक है, 1 मिनट में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 डिग्री 54 मिनट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट करिए या मिनट में ही कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो ये जो, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 डिग्री लिखा हुआ है, इस 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, प्लस में 54 मिनट और क्वेश्चन में दे रखा है। ये बात समझ आ रही है? 1 डिग्री 54 मिनट है, इसका मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होगा और 54 मिनट हमने उतार लिया। जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे ये 114 मिनट हो गया। 114 मिनट ये थीटा बराबर आया है। अभी हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तब जा करके हम रेडियन में इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, यह मिनट में आ गया है तो मिनट में कन्वर्ट करने, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ 60 हो गया। अब ये हमारा सेकंड में आ गया, सेकंड हो गया। अब इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। जब ये सेकंड में आ गया है तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6840, 6840, ये हमारा मिनट हो गया। ठीक है, ये हमारा मिनट हो गया। अब इस मिनट में मैंने आपको पीछे अभी बताया है कि 1 मिनट में 4.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 रेडियन होता है 1 मिनट में। तो इतना मिनट में कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम यहाँ कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 6840 इंटू
4.85 इंटू 10⁻⁻�6। अब ये हमारी वैल्यू रेडियन में आ गई। अब हमारी वैल्यू किस में आ गई? रेडियन में आ गई। और अब थीटा को जब आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.32 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये हमारी वैल्यू थीटा की आई है। थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया था, इस वजह से हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट करने के बाद जो है फिर हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ इसमें हमको मिनट की वैल्यू पता है, सेकंड की वैल्यू पता है। जब हमको सारी वैल्यू पता है तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया क्वेश्चन को कि अब हमको क्या करना है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कराऊंगा। तो थीटा की वैल्यू इतनी आ गई है ना, अब मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। तो यानी थीटा की देखिए वैल्यू कितनी आई है, चलिए मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, मैं भी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ए दे रखा था, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 3.32 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब इस रेडियन में वैल्यू जो है इसको हम डायरेक्ट अब यूज कर लेंगे। अच्छा ये देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, डायमीटर लेंथ दिया है ना, तो डायमीटर मतलब क्या, ए बी है। और मैंने पैरालॉक्स वाले मेथड में बताया था कि वो दोनों पॉइंट जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे उन दोनों पॉइंट से बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बेस डिस्टेंस बोलते थे। तो ये ए बी हमारी क्या है, बेस डिस्टेंस। ए बी हमारी क्या है, यहाँ पे ए बी बराबर बेस डिस्टेंस, और बेस डिस्टेंस स्मॉल डी बराबर 1.276 10⁻⁷ मीटर। ओके, नाउ फ्रॉम कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी बाई थीटा। तो क्या स्मॉल डी बाई थीटा, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1.276 10⁻⁷ मीटर, है ना। और उसके बाद थीटा जो होगा क्या हो गया 3.32 10⁻⁻6 रेडियन या स्मॉल डी बराबर। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3 कितनी वैल्यू आएगी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। यही जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस किताब में आपको ये डायग्राम नहीं बनाया था। डायग्राम बना के जब कोई चीज़ समझते हैं हम लोग तो वो थोड़ा हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। मैंने डायग्राम देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन बस आपको समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि हम अर्थ के डायमीटर के दोनों एंड से, यानी अर्थ है हमारी, ये अर्थ का डायमीटर हमने ले लिया, इस डायमीटर के दोनों अपोजिट एंड से यानी ए से और बी से बारी बारी से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बार हमने ए पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया, दूसरी बार बी पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया। उसके बाद दोनों कंडीशन में हमने देखा कि जो बीच में एंगल शिफ्ट आ रहा है, यानी जो चेंज इन एंगल आ रहा है, यानी जो पैरालॉक्स एंगल आ रहा है, उसकी वैल्यू 1 डिग्री 54 मिनट आ रही है। यानी जो इसकी वैल्यू दिया था यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थीटा बराबर जो है 1 डिग्री 54 मिनट था, 1 डिग्री 54 मिनट था। कह रहा है कि 1 डिग्री 54 मिनट के शिफ्ट के बाद जो हमारा दोनों पॉइंट्स के यानी डायमीटर की जो लेंथ है वो 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि अर्थ और मून के बीच का जो है हमको डिस्टेंस बताइए। तो हम जहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वहीं से डिस्टेंस मापते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसके ऊपर से मापेंगे, नहीं। तो यानी हमको बेस डिस्टेंस दे रखा था, एंगल दे रखा था और हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा था। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पैरालॉक्स मेथड में ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्यों होती है उसके पीछे मैंने रीजन दे दिया, सब कुछ समझा दिया।
तो करना क्या था, जब हमको एंगल पता चल गया, बेस डिस्टेंस पता चल गया, तो हमें बस फार्मूला लगाना था और कैलकुलेट कर लेना था। बस इसमें मेहनत ये थी कि इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना था। जितना भी डी बाई थीटा वाला क्वेश्चन लगेगा, जितने भी थीटा की वैल्यू यूज होगी सब के सब रेडियन में होगी। अगर यहाँ पे tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा रहता तो हम उसकी वैल्यू तुरंत टेबल से लिख देते, लेकिन यहाँ पे ओनली थीटा है ना, तो थीटा का मतलब अगर 1 डिग्री 54 मिनट दिया है तो आप इससे डिवाइड थोड़ी कर पाएंगे, डी में नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें 2 यूनिट आ गई, 1 डिग्री आ गया, 1 मिनट आ गया, और दोनों डिग्री से 160 मीटर में डिवीजन करना संभव नहीं है। इसलिए हमने इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और रेडियन में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड कर दिया। आगे भी मैं एक क्वेश्चन आपको अभी और बताऊंगा, इस क्वेश्चन में भी अगर मैं थीटा का यूज करूंगा तो वो भी रेडियन में ही यूज करूंगा मैं, इसीलिए पहले क्वेश्चन में 1 डिग्री 1 सेकेंड 1 मिनट की आपको वैल्यू निकलवाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके या ग्रुप में आकर के बताइए। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, चलिए मैं जो है अब एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल 2.4, उसको भी सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, एग्जांपल 2.4 तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोग अपने से भी बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसको जो है सॉल्व करा देता हूँ, काफ़ी छोटा है वो। ठीक है, एग्जाम्पल 2.4। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख नहीं रहा हूँ, इसका कारण यही है कि ब्लैक बोर्ड भरने लगेगा और थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में जो है समय भी लगेगा, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक सभी के पास लगभग होगा, इसलिए आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देखिए, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख करके और उसका सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 है, मैं फिर क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा। मैं एग्जाम्पल 2.4 एनसीईआरटी का सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन हमारा है बोल रहा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। कहने का मतलब एंगुलर डायमीटर मतलब समझ रहे हैं क्या, जैसे अभी एंगुलर डायमीटर आगे आप लोग पढ़ेंगे, मिलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर एंगल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डायमीटर कहने का मतलब 2 अलग अलग एंगल पे जो उसका डायमीटर है उसके बीच की डिस्टेंस वो दिया हुआ है। एंगुलर डायमीटर का मतलब ऐसे बीच की वो डिस्टेंस, यानी वो एंगल दिया हुआ है, और एंगल का मतलब कहने का मतलब सीधी भाषा में पैरेलॉक्स एंगल दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा आया हुआ है ना, उस थीटा का यूज हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, पैरेलॉक्स एंगल के रूप में करते हैं। तो कह रहा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। The distance capital D of the sun from the earth is 1.49 into 10 to the power 11 meter. कह रहा है what is the diameter of the sun? What is the diameter of the sun? कहने का मतलब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस दिया है, और अर्थ का डायमीटर नहीं बल्कि सन का डायमीटर पूछ रहा है, और एंगुलर किसका दिया है, एंगुलर डायमीटर किसका दिया हुआ है यहाँ पे 1920। तो 1920 जो है यहाँ पे उसका कहने का मतलब वो पैरेलॉक्स एंगल दिया हुआ है, और पैरेलॉक्स, चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन दैट पैरेलॉक्स एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 1920 मिनट। अब आप इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सेकंड है ऑलरेडी, सेकंड दिया है ना कि मिनट दिया है, नहीं सेकंड दिया, एकदम सही है। तो अगर सेकंड में दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, 4.85 इंटू 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेकेंड की वैल्यू हमको पता है। तो अगर 1 सेकेंड की वैल्यू पता है तो देखिए इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब ये हमारा रेडियन में आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए रेडियन में आ गया। उसके अलावा एक वैल्यू और दिया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ। तो कहने का मतलब अभी हम देखिए यहाँ मून का ऑब्जर्वेशन सन अर्थ से कर रहे थे, कहने का मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस थी वो दिया था, लॉन्ग डिस्टेंस हमें निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो लॉन्ग डिस्टेंस दे रखा है। सन और अर्थ के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस दे चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस हमें कैपिटल डी से दिखाते हैं, वो क्वेश्चन में भी कैपिटल डी बराबर दिया हुआ है। तो जो कैपिटल डी दिया हुआ है वो दिया है 1.496
1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको यूज करके क्या करना है, स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या पता करना है, स्मॉल डी, और यही स्मॉल डी क्या होगा, सन का डायमीटर होगा। तो देखिए डायरेक्ट लगाइए, डी इक्वल टू स्मॉल डी बाई में थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू थीटा, और जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो है 1.496 10 टू द पावर 11 और मल्टीप्लाइड बाई, चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 और जो थीटा की वैल्यू है वो है 1920 इंटू 4.85 10 टू द पावर -6। अब ये जो डिस्टेंस आएगी ये मीटर में आएगी, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोग तो सॉल्व करना जानते ही हैं, तेज तर्रार है आप लोग, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 1.9 डी बराबर 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत हो, किसी को कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा के लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे फिर से बताइए। मैंने तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो भी सॉल्व करवाया है काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कराया है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है, क्योंकि जब आपके सामने डायग्राम बन जाता है तो डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन समझने में काफ़ी आसानी होती है। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे थे ना, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में एक छोटी सी हेडिंग और बची रह गई है, उसको लिख लीजिए, तब फिर आगे हम लोग नई टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास, किस तरह से मास का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें एक छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए, और वो छोटी सी हेडिंग रहेगी रेंज ऑफ लेंथ्स, रेंज ऑफ लेंथ्स। रेंज ऑफ लेंथ्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जो है स्पेशल स्केल्स बताने वाला हूँ। जैसे मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप जानते होंगे ना, 1 मीटर में 100 सेंटी होता है, या फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसकी तो छोटे छोटे स्केल है। इस तरह हम कुछ बड़े स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बड़े मेजरमेंट के कैसे करते हैं, तो उनमें कुछ स्केल का यूज़ किया जाता है, उस स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे पहला मैं आपको बताता हूँ 1 फर्मी, 1 फर्मी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में F लिखते हैं, 1 फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू, देखिए क्या होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर। इसके बाद फिर देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो एंगस्ट्रॉम मतलब आप लोग जानते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 1 AU, 1 AU का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और यह एक एवरेज डिस्टेंस है किसके किसके बीच की। अभी भी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उस क्वेश्चन में वैल्यू दिया भी हुआ था। क्या वैल्यू दिया था कि जो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.496 है। यानी आपको याद रखना है कि जो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक वैल्यू आगे और लिख लीजिए 1 LI, LI मतलब समझते हैं आप लोग, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, लिख लीजिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 10 टू द पावर 15 मीटर। उसके बाद एक और लिख लीजिए 1 पारसेक बराबर, 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ओके, ये कुछ स्केल्स थे जिसका हम आगे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। मैंने बता दिया, आपको याद रखना है
ध्यान ये देना है आपको कि जो सबसे बड़ा स्केल होता है, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट स्केल होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो आपका पारसेक होता है। आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बन के आया है कि लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वेट, या फिर कोई अन्य चीज़ दे देगा, कोई भी क्वांटिटी दे सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो लाइट ईयर होता है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, लार्ज डिस्टेंस या फिर लार्ज डिस्टेंस में भी हम इसके माध्यम से मेजर करते हैं, लेकिन उन सब में जो हमने पैरालॉक्स मेथड यूज किया था, इन लोगों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व करवाया डायग्राम बना करके, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, कोई समस्या होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर नहीं करना है। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आपको और बता दूं कि थोड़ा सा 2-4 बच्चे अभी ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। रजिस्ट्रेशन सभी लोग करा लीजिए, क्योंकि क्लास आप लोगों का मिस होगा ना, आप लोग का नुकसान होगा। बाद में फिर आप लोग कहेंगे सर मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। इससे अच्छा है आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ते रहिए। डेली का डेली आपको लेक्चर मिलता रहेगा। बीच में कभी कभी कोई दिक्कत आती, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती तो क्लास बंद करना पड़ता है। तो वैसे भी ऑफलाइन क्लास रहता था, कभी कभी बंद चले जाता था, तो उसके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बाकी सिलेबस की गारंटी मेरी, मैं उसको पूरा कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।